हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज रेयरली enjoyable बट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। सीधा सा अर्थ क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोला जाए तो आपको उसमें आनंद नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन जो एक चीज़ फॉर श्योर है जो आपके साथ होगी वो ये है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन में रह के ज़रूरी नहीं है कि आप आनंद उठा सकें, लेकिन आप सफलता का लाभ ज़रूर उठा पाएंगे, राइट। और हम जानते ही हैं कि हम मनुष्यों को जो चीज़ हमारे फ़ायदे की मिलती है वो हम क्यों खोना चाहेंगे। तो डिसिप्लिन भी आपके फ़ायदे का ही है, उसको खोइए मत, उसके अनुरूप चलिए और अपने जीवन को सुगम बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The suggestion for the introduction of electronic tracking of prisoners granted parole or furlough may merit consideration as well as a viable means of decongesting prisons। बोल रहे हैं जो एक सुझाव दिया गया, किस चीज़ का सुझाव, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हैं वो प्रिजनर्स के ऊपर लगाए जाएं, जिससे क्या होगा, उन प्रिजनर्स के ऊपर जिनको पैरोल दिया गया है या फरलो दिया गया। पैरोल और फरलो दोनों ही सेम चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग। क्या होता है कि कुछ समय के लिए कुछ जेल में बंद कैदियों को परमिशन मिल जाती है कि वो जेल से बाहर जा सकें। ठीक है, जैसे कि अमूमन बाबा राम रहीम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि उनको इतनी बार पैरोल क्यों मिलता है, और ख़ास तौर पे जब हरियाणा और पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इलेक्शंस होते हैं, उस समय पे उनको बहुत ज़्यादा पैरोल दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक ऐसा माना जाता है या आरोप लगते हैं कि सरकारें जो हैं उनका फ़ायदा या उनके वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये एक मेरिट कंसिडरेशन, यानी कि वो मेरिट करेगा यानी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लाएगा, योग्य बनाएगा उन सुझावों को, उन विचारों को, कैसे कि एज अ वायबल मतलब महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ डीकंजेस्टिंग प्रिजन्स। डीकंजेस्ट करना मतलब जब प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, मतलब कंजेशन हो गया वहाँ पे, और डीकंजेस्टिंग करना मतलब भीड़ को कम करना। तो जेल में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। The idea of having a pilot program to make under trials who pose low or moderate risk, बोल रहे हैं इसका सुझाव क्या है, इसमें विचार क्या है, मुख्य आइडिया क्या है कि एक पायलट प्रोग्राम चलाया जाए। पायलट प्रोग्राम क्या होता है, मतलब एक छोटे स्तर पे या टेस्टिंग का एक प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें क्या होगा कि जो अंडर ट्रायल लोग हैं, जो क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स, मुजरिम अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मतलब जिनके ऊपर भी केस चल रहा है, प्रक्रिया में है। ठीक है, और जो कि हु पोज लो और मॉडरेट रिस्क, जो कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। जैसे किसी के ऊपर कोई मर्डर का आरोप नहीं, किसी के ऊपर छोटी मोटी चोरी का आरोप है, या किसी के ऊपर मान लो ट्रेन की चेन खींचने का आरोप है। ठीक है, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बट किसी ने मस्ती मजाक में ट्रेन की चेन खींच दी, तो मान लो ऐसा कोई आरोप है, तो ये कोई रिस्की बंदा तो नहीं है जिसने से मस्ती मजाक में ट्रेन खींच दी। वो कोई ऐसा तो नहीं कि वो किसी को जान का नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो लेकिन उसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर पायलट प्रोग्राम चलाया जाए। वेयर डिवाइसेस, ये लोग क्या करें, डिवाइस वेयर करें, दैट विल ट्रैक एंड रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स has been mooted in a research report of the Supreme Court, जिसमें कि क्या हो कि ये लोग डिवाइस पहने जो इनके मूवमेंट को ट्रैक करेगा और उसको बाध्य करेगा। होता क्या है, हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं अभी तक किसी भी देश में किसी भी स्तर पर ये किया गया है नहीं, लेकिन जो एक फॉरेन का एक बहुत फेमस केस था, मतलब किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ, उसमें लिंडसे लोहान करके एक सेलिब्रिटी हैं, उनको जो है ट्रैकर पहनाया गया था। कुछ शायद ड्रग के केस में उनको जेल हुई थी, तो उनको ट्रैकर पहना के उनके घर के अंदर रखा गया था। तो वो अपने घर से
घर का जो मेन डोर है उससे बाहर भी कदम नहीं रख सकते थे। उन्होंने पैर में वो ट्रैकर पहना हुआ था, तो या जो परमिसिबल जगहें हैं उनको दी गई कि मान लो कि वो स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, या मान लो वो जिम में जा सकते हैं, मान लो मेडिकल डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो बस उन जगहों से आगे वो कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है, और वो जो उनका पैर के ऊपर जो वो ट्रैकर था वो काफ़ी फेमस हुआ था, वो एक फैशन स्टेटमेंट टाइप बन गया था। तो उसके अकॉर्डिंगली बैग्स भी बना दिए गए, किसी कंपनी ने बैग्स डिज़ाइन कर दिए गए। तो ये जो है इससे क्या होता है कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो शहर छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि आपके ना ट्रैकर लगा रखा है तो आपको तुरंत से पता चल जाएगा कि उनकी मूवमेंट कहाँ की है। तो ये क्या करेगा, मूट इन मतलब प्रस्ताव के रखा गया था इन अ रिसर्च रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक रिसर्च रिपोर्ट थी ऑफ इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, उसकी एक रिपोर्ट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रस्ताव रखा गया था। This is not the first time the use of electronic tracking has been considered. तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का जो सुझाव है या विचार है इसको कंसिडर किया जा रहा है, इसको सोचा जा रहा है। दो, The Model Prisons and Correctional Services Act 2023, जो एक मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 बनाया गया है, contains a provision that says, इसमें भी एक प्रावधान डाला गया है जिसमें कहा गया है कि prisoners may be granted prison leave on the condition of their willingness to wear electronic tracking devices। ये किसी भी कैदी को, अब आरोपी और कैदी दोनों में अलग अंतर है, यहाँ पे कैदी की बात कर रहे हैं कि किसी भी कैदी को जेल से छुट्टी दी जा सकती है केवल और केवल इस शर्त के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने के विलिंगनेस यानी कि स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से जताएं कि हाँ हम पहन लेंगे। ठीक है, सो दैट देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ में बी मॉनिटर्ड, ताकि उनकी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ जो है उनको मॉनिटर किया जा सके, उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। इट स्पीक्स ऑफ कैंसलिंग द लीव इन केस ऑफ एनी वायलेशन, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी वायलेशन यानी कि उल्लंघन होता है तो ये जो लीव है वो कैंसिल कर दी जाएगी। द स्टडी points out that Odisha was the first state to propose the use of tamper-proof electronic trackers। तो स्टडी में पाया गया कि उड़ीसा जो है वो पहला स्टेट है जिसने प्रस्ताव रखा था टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स का ऑन अंडर ट्रायल्स, जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं उनके ऊपर, एक्यूज मतलब आरोपियों के ऊपर, ऑफ नॉन हीनस ऑफेंसेस। वो भी अंडर ट्रायल तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर जिनने कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम नहीं किया हुआ, बहुत ही जघन्य या बहुत ही गंभीर अपराध नहीं किया हुआ, उनके ऊपर। टू रिड्यूस कंजेशन इन जेल, ताकि जेल में जो भीड़ भाड़ है, भीड़ भड़का है, उसको कम किया जा सके। Such a measure would extend the concept to grant of bail। तो ऐसा जो भी प्रावधान होगा वो क्या करेगा, जो बेल ग्रांट करने का जो कंसेप्ट है, जो उसकी समझ है, उसको एक्सटेंड करेगा, उसको विस्तार करेगा। However, it also points out correctly that there are no guidelines or minimum standards for when and how the technology can be deployed without violating the prisoner's rights। बोल रहे हैं हालांकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सही तरीके से पॉइंट आउट कर सके कि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है या कोई ऐसा न्यूनतम मानक नहीं है कि कब और कैसे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी बिना प्रिजनर्स के अधिकारों को वायलेट किए हुए। अब बेशक वो कैदी हैं, बेशक वो प्रिजनर हैं, लेकिन जब वो पैरोल पे जा रहे हैं तो प्राइवेसी का अधिकार उनका भी है। ठीक है, हो सकता है उनके घर की कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने वो शेयर ना करना चाहते हो, राइट। तो प्राइवेसी का अधिकार उनका भी है। तो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए कि उनकी प्राइवेसी जो है उसको हानि ना पहुँचे। The use of technology for tracking the movement of those allowed to leave prison on some conditions does raise such concern। तो जो हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं ऐसे प्रिजनर्स जो कि लीव पे जाएंगे, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, तब ऐसे सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। The court earlier this year disapproved of imposing bail conditions that would infringe their right to privacy of the accused।
बोल रहे हैं कोर्ट ने इस साल के पहले शुरुआती चरण में डिसअप्रूव करा, अस्वीकार करा किस चीज़ को, कि हम बेल कंडीशंस जो हैं वो ऐसे नहीं लगा सकते जो कि उनका जो आरोपियों का जो प्राइवेसी का अधिकार है उसको इन्फ्रिंज करे, उसको बाधित करे या उसको तोड़े। The context in that case was a bail condition that the accused should pin his location on Google Maps and share it with the investigating officer। तो इसमें कंटेक्स्ट क्या था कि जो बेल कंडीशन है कि जो आरोपी है उसको अपनी लोकेशन गूगल मैप्स पे पिन करनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। However, it ought not to mean that electronic tagging should be rejected out of hand। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग को आप बिल्कुल ही नकार दें, उसको बिल्कुल ही अपने इस दायरे से बाहर कर दें, बिल्कुल ही नकार दें कि नहीं ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। A parliamentary standing committee had approved of cost-effective devices being used with the consent of the accused। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी स्वीकृति दी है कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि बजट फ्रेंडली डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी तब जब जो आरोपी है या जो कैदी है वो स्वीकृति दे कि ओके मैं अग्री करता हूँ कि मैं बाहर जाने को तैयार हूँ, ये डिवाइस लगाने के लिए तैयार हूँ। साइटिंग द पॉसिबल गेन्स ऑफ अवॉइडिंग राइट्स वायलेशन, जिसमें कि ये जो राइट्स के अधिकारों के वायलेशन का कुछ बात की गई है, उससे जो होने वाले लाभ हैं उनके बारे में बात की गई है कि राइट्स को वायलेशन करने को आपको अवॉइड करना है। रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और इसमें जैसे जेल में कैदी रखने हैं तो उनका रख रखाव भी बनता है ना, उनको खाना पीना भी देना है, उनको कपड़े भी देने हैं, राइट, उनको पैसे भी देने हैं कुछ उनके पर्सनल खर्च के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी, जो सरकार के ऊपर या हमारे सरकारी खजाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी। एंड डीकंजेशन प्रिजन्स, और जो प्रिजन्स में भीड़ हो गई है वो भी कम हो जाएगी। राइजिंग ऑक्यूपेंसी इन प्रिजन्स हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। जो बढ़ता हुआ ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी मतलब बढ़ता हुआ जो खचाखच भरने वाली जो चीज़ है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो लोग किसको, प्रिजन्स को, पिछले कुछ सालों में वो एक चिंता का विषय है। Official statistics put the number of prisoners in the country's jails at 5,73,220 on December 31, 2022। अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो जो जेल में कैदी हैं उनकी संख्या 5,73,220 है, जो कि कब काउंट की गई थी, कब तक की थी, 31 दिसंबर 2022 तक की, अमाउंटिंग टू 131.4% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, जो कि जितनी हमारी जेल की क्षमता है उससे उसका 131.4% है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जितनी क्षमता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। Therefore, any move that will reduce the occupancy, इसलिए कोई भी ऐसा कदम जो ऑक्यूपेंसी को कम करेगा, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, और जिसमें कि ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है, ought to be a welcome measure, ये स्वागत करने योग्य बात है। Several jurisdictions in the world deploy devices to track the movement of certain categories of offenders। कुछ जो न्यायिक तंत्र के फैसले हैं दुनिया भर में, वो क्या करते हैं, डिप्लॉय, वो इन डिवाइसेस के इस्तेमाल का स्वीकृति देते हैं, डिप्लॉय करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ताकि कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर्स कौन हो गए, आरोपी हो गए या फिर दोषी हो गए, उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। It would be logical to use them to ensure that prisoners released recently do not approach their victims again। तो ये भी स्वाभाविक बात है कि हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ अगर कोई प्रिजनर है तो वो अपने विक्टिम को अप्रोच ना करे। ऐसा नहीं हो कि वो जेल से बाहर निकले और जो बेचारा जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो उसको जाके डराने धमकाने लग जाए, उसके साथ मिलने लग जाए कि मैं उसको बात करके पटा लूँगा और अपने ऊपर से सारा केस वापस ले लूँगा, या डरा धमका के उसको अपने ऊपर से केस लेने के लिए मजबूर कर दूँगा।
और एंटर लोकेशंस एसोसिएटेड विद देयर क्राइम्स, या फिर जिस जगह पे क्राइम हुआ है या उनके क्राइम से जुड़ी हुई जो भी जगह है वहाँ पे जाए, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, वहाँ पे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। तो ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि ऐसा ना हो। If the trackers were to be compact in terms of size and visibility, अगर ट्रैकर्स को हमें कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, साइज़ के मामले में छोटा बनाना पड़ेगा और दिखाई दे या ना दे उस मामले में छोटा बनाना पड़ेगा, it could also make the beneficiaries of the bail shed their reluctance to wear them for fear of stigmatization. तो क्या होगा कि जो भी बेल के बेनिफिशरीज हैं वो थोड़ा हिचकिचाएंगे उनको पहनने के लिए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि लोग जो हैं हमें दोषी मानेंगे या हमसे परहेज करेंगे या हमसे दूर रहेंगे, तो हमारा बाहर जाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं अगर हम ये डिवाइस पहन के जाएंगे। तो हमें उसको कॉम्पैक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो पैसेज में इस कदम को ना पॉजिटिव बताया गया है क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ रिस्क के बारे में बात की गई है, यानी कि इस पैसेज में जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हैं उन दोनों की चर्चा हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कदम है इसको एनालाइज किया गया है कि इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसमें कुछ क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, क्या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, हाँ कुछ कदम है कि हाँ डीकंजेशन होगा, कुछ कदम है कि भाई बेल मिलना आसान हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ डर की बातें भी कि कहीं वो अपने विक्टिम से जाके ना मिले, कहीं वो जाके उनको डराए धमकाए ना, वो कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश ना करे, या हो सकता है कि डिवाइसेस इतने बड़े हों कि वो पहनना ही पसंद ना करें। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। एनालिटिकल बिल्कुल सही, प्रोज एंड कॉन्स जहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो एनालिटिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary inference that can be drawn from the passage regarding electronic tracking devices for prisoners? बोल रहे हैं prisoners के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस की बात की जा रही है उसका हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं पैसेज में से। Electronic tracking devices will eliminate the need for parole or furlough. Electronic tracking devices जो होंगे वो parole या furlough की जो requirement है उसको, उसकी जो ज़रूरत है उसको eliminate कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है क्योंकि हर एक को नहीं मिल रहा ना वो केवल जो कम जघन्य अपराध किसी ने किए हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं केवल उनकी बात हो रही है, लेकिन जिनके जो ऑलरेडी कन्विक्ट हैं उनको तो पैरोल चाहिए, हो सकता है उनके कुछ फैमिली इमरजेंसी हो, कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से उनको पैरोल चाहिए होगा। तो पूरी तरीके से पैरोल को हम एलिमिनेट नहीं कर रहे इसमें, ठीक है, इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस में हेल्प रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स इफ इम्प्लीमेंटेड थॉटफुली। बिल्कुल करेक्ट है, अगर हमें इसको सही ढंग से सुचारू ढंग से सारे जो इसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं या जो इससे जुड़ी हुई समस्या आ सकती हैं उनसे जुड़े हुए सारे जब हम सवालों को जवाब दे लेंगे, सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे जेल के अंदर, प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर जो ओवर क्राउडिंग हो रखी है उससे निजात मिलेगा। और जाहिर सी बात है जेल से अगर आपको ओवर क्राउडिंग बच जाएगी तो जो सरकारी खजाने के ऊपर जो बोझ आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following data points from the passage supports the use of electronic tracking devices for the prisoners? कौन सा पॉइंट है जो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस को सपोर्ट करता है? ओडिशा वॉज फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स फॉर अंडर ट्रायल्स। अब किसी और ने किया इसलिए हम भी करें ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ओडिशा पहला स्टेट था जिसने प्रपोज करा। ये जो ओडिशा का प्रपोजल है क्या ये सपोर्ट करता है इस चीज़ को? नहीं करता ना, क्योंकि एक स्टेट ने किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही फैसला हो। सो इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है पर दूसरे में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। तो ये भी इसको सहयोग नहीं कर रहा कि अगर वो इसका ऑलरेडी पार्ट है तो अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उससे जुड़े हुए कुछ सवाल है ना।
तो अभी वो पूरी तरीके से प्रक्रिया में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। सो इनकरेक्ट। Studies have shown that electronic tracking will not violate prisoners' rights. तो prisoners के rights का तो यहाँ पे उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है जो विक्टिम है उसके अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, है ना। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी सपोर्ट नहीं करता। The Supreme Court's research report suggests a pilot program for under trials who pose low or moderate risk. कि इस बात को तब तवज्जो मिलता है, तब वैलिडेशन मिलता है कि चलो पहले एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, उन लोगों के ऊपर स्टार्ट करते हैं जो ज़्यादा जघन्य अपराधी नहीं है या ज़्यादा गंभीर क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर ट्राई करते हैं। ट्रायल बेसिस पे थोड़ा डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर कितना इसका इफेक्टिवनेस है वो जांच के आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The primary concern highlighted by the court in relation to the use of tracking devices for prisoners is कि जो प्राइमरी मुख्य चिंता है जो कि कोर्ट द्वारा खड़ी की गई है किसके बारे में, ट्रैकिंग डिवाइसेस, प्रिजनर से जुड़े हुए ट्रैकिंग डिवाइसेस को लेकर, वो क्या है कि भाई इससे किसी जो क्रिमिनल है उसकी प्राइवेसी का जो अधिकार है कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हाई कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेस इनकरेक्ट है। रिस्क ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, ये तो आरोपियों को डर है ना कि लोग हमें आरोपी मान के हमसे बातचीत नहीं करेंगे, हमसे दूर रहेंगे, तो वो स्टिग्मेटाइजेशन का डर किसको है, प्रिजनर्स को है, कोर्ट को नहीं है। कोर्ट को चिंता ये है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, बिकॉज कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षक मानी जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना या उसकी रक्षा करना ये जुडिशरी का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी के भी अधिकारों का हनन होगा तो उसको कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the passage suggest tracking devices could be beneficial in addressing prison overcrowding? क्यों prison overcrowding को बचाने के लिए काम आ सकता है, उससे बचने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पैरोल का ऑप्शन जो है प्रिजनर्स के लिए वो केवल कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रिजनर्स के लिए ही रह जाएगा, ठीक है, जिनको हम बाहर नहीं छोड़ सकते उनके लिए ही रह जाएगा पैरोल का ऑप्शन, या जिनने जो सज़ा काट रहे हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको जेल में रहना अनिवार्य है, सिर्फ उनके लिए सीमित रह जाएगा। और जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं या छोटे छोटे किसी आरोप के दोषी हैं, किसी जुर्म के दोषी हैं, उनको इससे छूट मिल सकती है जेल में रहने से। दे एलिमिनेट द नीड फॉर बेल हियरिंग्स, ऐसा तो नहीं कि बेल की सुनवाई बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, नहीं ना, इनकरेक्ट है। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ राइट्स वायलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनकरेक्ट है, इसका ओवर क्राउडिंग से कोई लेना देना नहीं है। दे एनकरेज स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंडर्स, इनकरेक्ट है। दे रिस्ट्रिक्ट पैरोल ऑप्शंस फॉर प्रिजनर्स, बिल्कुल करेक्ट है कि अब फिर वो किस तक रह जाएंगे, केवल प्रिजनर्स तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि अभी हमने केवल अंडर ट्रायल्स के ऊपर लागू करने की बात की है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये नीचे जो गिवन सेंटेंस है 4 सेगमेंट्स में डिवाइड है किया गया है, हमें वो सेगमेंट जिसमें एरर है वो फाइंड आउट करना है। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, अब लगेज चाहे 1 बैग हो चाहे 10 बैग हो, इस कंबाइन को हम लगेज ही बोलते हैं। लगेज का लगेजेस नहीं होता, क्योंकि लगेज जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, इसलिए उसका लगेजेस नहीं होता, लगेज ही रहता है, ठीक है। सो मिस्टर सुमन आस्क्ड मी माई लगेजेस की बजाय माई लगेज आएगा, ऑप्शन सी में एरर है। The teammates made several jibes at the opponent team members during the interview. Jibes का मतलब क्या होता है, किसी को ताना मारना, किसी की अवहेलना करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन मतलब किसी को सांत्वना देना, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना। इंस्पिरेशन मतलब किससे प्रेरणा लेना या प्रेरित होना।
कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास या विरोध करना, मॉकरी मतलब किसी का उपहास करना, तो जाइब मतलब भी किसी का मजाक उड़ाना ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्ट इज करेक्ट एंटोनिम फॉर जाइब। हर रिमार्क्स वर रेलेवेंट टू द डिस्कशन, उसके रिमार्क्स जो भी थे वो बिल्कुल ताल्लुक रखते थे किससे, डिस्कशन से। अगेन एंटोनिम बताना है, तो रेलेवेंट का उल्टा क्या हो जाता है, इररेलेवेंट। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल उससे तालमेल नहीं खाते थे या उससे प्रसंग नहीं रखते थे। सूटेबल मतलब बिल्कुल वैलिड, उस जगह पे बिल्कुल वांछित थे। इंट्रोडक्टरी मतलब शुरुआती थे, प्रारंभिक थे। इनअप्रोप्रिएट गैर वाजिब थे, या कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते थे। तो ऑप्शन सी इनअप्रोप्रिएट इज करेक्ट। सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एन ऑन, ऑफ एन ऑन का मतलब होता है कि वो रेगुलर इंटरवल्स में नहीं जाती थी, कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। तो पीरियोडिकली मतलब कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। रेगुलरली मतलब हमेशा जाती थी। कंटिन्यूसली वही निरंतर जाती थी। कॉन्स्टेंटली भी मतलब निरंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पीरियोडिकली इज करेक्ट। Ranjit failed in all his exams as he had been addicted of social media. Addicted के साथ में preposition of की बजाय to आता है। तो रंजीत failed in all his exams, वो इसलिए विफल हुआ क्योंकि वो सोशल मीडिया का एडिक्ट है। तो addicted to सोशल मीडिया, ना कि ऑफ सोशल मीडिया। addicted at, addicted to, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Athens was suffering under the rule of a powerful small group. जब कोई एक छोटा सा शक्तिशाली ग्रुप पूरे एक जगह को राज कर रहा हो, उसके ऊपर शासन कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची। क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची। मिशनरी होता है जो धर्म का उपदेश दे रहे हो या धर्म का प्रचार कर रहे हो। ठीक है, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है मिशनरी, राइट। मोनार्की जहाँ पे एक राजा का शासन हो, और डेमोक्रेसी जहाँ पे प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो। सो ऑप्शन सी ओलिगार्ची इज करेक्ट। The evening time when the sun has just set and it is almost dark. दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है dawn, एक होता है dusk। ठीक है, डॉन का मतलब होता है जो भोर का समय होता है ना, जो हम हिंदी में ब्रह्म मुहूर्त वगैरह बोलते हैं, जब सूरज उगा नहीं होता, उगने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, लेकिन उससे जस्ट पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं डॉन। और डस्क सूरज डूबने के जस्ट बाद का समय। ठीक है, सूरज जस्ट डूबने के बाद का हो गया डस्क। तो डॉन मतलब भोर, डे ब्रेक या सुबह जब हो जाता है, उजाला हो जाता है, नाइट रात, और डस्क मतलब संध्या का समय। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। This year's budget is unlikely to pass a law since the president's proposed budgets typically face a jaundiced eye, but this one has gotten even more skepticism. जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर संदेह रखना, किसी चीज़ के ऊपर आक्रोश रखना। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इस साल का जो बजट है वो पास नहीं होगा लॉ के तौर पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो प्रपोज्ड बजट है उसको आमतौर पे जॉन्डिस्ड आई, यानी कि उसको आमतौर पे शंका की नज़र से या फिर अविश्वास की नज़र से देखा जाता है। पर ये वाला जो बजट है ये और भी ज़्यादा संदेह में घिरा हुआ है। ठीक है, तो जॉन्डिस्ड आई मतलब फर्स्ट है रिजेंटमेंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। गुडविल मतलब अच्छा भाव, कॉन्फिडेंस मतलब सही, और जेलसी मतलब जिससे ईर्ष्या हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिजेंटमेंट इज करेक्ट। हमें वो स्टेटमेंट चुनना नहीं, हमें द बेकर बेक द केक को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो किया क्या जा रहा है, बेकिंग का कार्य किया जा रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब। एक्शन करने वाला कौन है, द बेकर, क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। हुआ क्या है एक्शन, केक के ऊपर हुआ है एक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस में लिखना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द केक बेक किया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है टास्क। ठीक है, तो वॉज बेक्ड किसके द्वारा, द बेकर, तो बाय द बेकर। द केक हैज बीन बेक्ड, इनकरेक्ट है। द केक हैड बीन बेक्ड, इनकरेक्ट है। द केक वॉज बेक्ड बाय द बेकर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आई ऑफन फेल टू डैश रिमेंबर समवन्स नेम। तो मैं अक्सर किसी का नाम सही तरीके से याद रखने में भूल जाता हूँ, मतलब नहीं रख पाता। जैसे कि सिंघम वाली मूवी में अक्षय कुमार भूल जाता है सबके नाम। तो एक्यूजेटिवली वर्ड नहीं होता, एक्यूरेटली होता है, यानी कि बिल्कुल सटीकता के साथ में, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, एक्यूरेटली, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डॉज, डॉज मतलब टालना या किसी से बच जाना या टालना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स, फोर्स मतलब किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना। अवॉइड मतलब टालना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। वो स्टेटमेंट जिसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है वो बताना है। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन। बच्चे सब्जेक्ट हो गया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? सैंड आर्ट कॉम्पिटिशन में। तो ये तो सिंपल एक्टिव वॉइस में चल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मुझे चाय की बजाय, कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद है। तो ये भी कोई पैसिव वॉइस में नहीं है। द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड yesterday। तो कल कंसाइनमेंट डिलीवर कर दिया गया। जो तो किया, कर दिया गया, जो हो गया वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। I doubt that these lifts can accommodate 100 people। Incorrectly spelled word बताना है। I doubt। accommodate की स्पेलिंग इनकरेक्ट है क्योंकि accommodate ही ऑप्शंस में दिए गए हैं। accommodate में डबल सी आता है, ACCOMMODATE। accommodate, ACCOMMODATE। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The cynical investors believed in every word the analyst said। cynical का मतलब क्या होता है? cynical का मतलब होता है संदेह करने वाला। तो जो इन्वेस्टर था वो संदेह करने वाला था, लेकिन उसने क्या किया? जो एनालिस्ट का हर एक शब्द था उसके ऊपर विश्वास कर लिया। तो यहाँ पे cynical का हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। cynical मतलब क्या हुआ? संदेह करने वाला। फर्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव मतलब प्रभावशाली। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। डिस्ट्रस्टफुल यानी कि अविश्वास योग्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्रेडुलस इज द सिनोनिम या फिर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस सिनिकल। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से विश्वास करने वाला, तभी उसने एनालिस्ट के शब्दों पे विश्वास कर लिया ना। सिनिकल होता तो एनालिस्ट के शब्दों पे कैसे विश्वास करता? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगर। अब ये हमने पहले भी किया हुआ है पुराने किसी सेशन में कि दो हैंगर होते हैं, HANGER हैंगर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हैंगर और हैंगर। तो इसमें जो HANGAR वाला हैंगर है ये प्लेन्स वाली जगह है। एरोप्लेन से याद रख लो, यहाँ पे ए आए तो एरोप्लेन। ठीक है, और हैंगर यानी कि क्लोथ वाली जगह। क्लोथ्स में आता है ना, जो क्लोथ्स को टांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो हो गया। और डिपो, डिपो मतलब गोदाम। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज अ समरी डैश ऑफ एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट्स इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है? एक समरी डैश है। समरी एनालिसिस हो सकता है, समरी किसी चीज़, किस चीज़ की समरी है वो बताएगा। किस चीज़ की समरी है? ऑफ एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि एवरेज में हमने क्या क्या हासिल किया है इम्पॉर्टेंट एरियाज में ह्यूमन डेवलपमेंट के। डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कि हम लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर उदाहरण हो सकता है या इंक्लूडिंग हो सकता है। ठीक है, द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डैश फॉर ईच डायमेंशन। HDI क्या है? HDI है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मतलब मैथमेटिकल मीन, मतलब एवरेज है किस चीज़ का? नॉर्मलाइज डैश। अब क्या नॉर्मलाइज किया गया है उसकी बताना होगा यहाँ पे बात। फॉर ईच डायमेंशन, हर एक डायमेंशन के लिए। द हेल्थ कॉम्पोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जो हेल्थ कॉम्पोनेंट है उसका आंकलन हो सकता है ऐसे किया जाता हो,
या उसका प्रभाव हो सकता है इसके ऊपर हो, ठीक है। तो इस डैश बाय किसके ज़रिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितना हमारी उम्र बढ़ी है, कितना हम जी सकते हैं, ठीक है, बर्थ के समय पे। While the education dimension is measured by the average number of years of schooling for individuals aged 25 and above, वहीं एजुकेशन का पैमाना या उसका जो दायरा है उसका मानक रहेगा क्या, कि कितने साल हम स्कूल में रहते हैं 25 साल के लोगों के लिए, 25 साल तक के युवा या लोग या उससे ऊपर के लोग कितने सालों तक स्कूल गए हैं, as well as the dash number of years of schooling for school age children, और साथ ही साथ डैश कितने सालों तक का स्कूलिंग रहा स्कूल एज के जाने वाले बच्चों का। The Human Development Index is a summary dash of average accomplishment. कलेक्ट मतलब कुछ चीज़ इकट्ठी करना, इन्वॉल्वमेंट सम्मिलित होना, रेजिमेंट होता है जो टुकड़ी होती है या फिर अनुशासन होता है उसको बोलते हैं, और असेसमेंट मतलब आंकलन। तो यहाँ पे ये क्या है, समरी असेसमेंट है, समरी का आंकलन है, ठीक है, संक्षिप्त आंकलन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Of average accomplishment is in important areas of human development dash living a long and healthy life, including मतलब जिसमें लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीना भी शामिल है, इन्फॉर्म्ड रहना भी शामिल है, सेग्रीगेटिंग मतलब अलग करना, एग्जैजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, और मैनिफेस्टिंग मतलब किसी चीज़ को प्रकट करना, अब खुद के विचारों की शक्ति से वास्तविकता में ढालना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। The HDI is geometric mean of the normalized dash for each dimension. Indices क्या होता है, संकेतक, मानक जो होते हैं। glimpses मतलब कुछ झलकियाँ। contents मतलब कि कुछ सामग्री, कुछ उसके कंपोनेंट्स, और फीचर्स मतलब उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे वो नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस, हर एक डायमेंशन में जो नॉर्मलाइज्ड चीज़ें हैं उनकी बात करें, जो नॉर्मलाइज्ड मानक हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेजर्ड, उसका माप कैसे होता है हेल्थ कंपोनेंट का, कि जन्म के समय हमें कितना अनुमान है कि कोई व्यक्ति कितना जी सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस्केप मतलब बच के निकलना, लेविटेटेड मतलब हवा में उछलना या हवा में उठना, ट्रिगर्ड मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेजर्ड इज करेक्ट। Aged 25 and above as well as the dash number of years of schooling for school age children. hypnotized मतलब मोहित करना, predicted मतलब पहले से जो हमने अनुमान लगाया है, accompanied मतलब किसी के साथ होना, और neglected मतलब नज़रअंदाज करना। तो hypnotized, accompanied, neglected तो नहीं होगा, predicted number of years जितना अनुमान लगाया गया है उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।